नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किन खबरों पर चर्चा होती है, किस तरह की खबरें आपको प्रसारित की जाती है, यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। इसलिए उन खबरों को देखने के लिए आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर आपसे जुड़ी हुई कोई खबरें आती हो या ऐसी कोई खबरें आती हो जिससे आपको लगता है कि हम और हमारा परिवार तरक्की करेगा, विकास करेगा। इसलिए क्या है आज की बड़ी खबरें। बड़ी खबर, दुखद खबर। जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में अपार्टमेंट में रहने वाले एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। चाकू से गोदकर उसकी मां की हत्या कर दी। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे खुद की भी ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। जी हां, पुलिस ने शव के पास मिले दस्तावेजों से नंबर लेकर फ्लैट मालिक किशन लाल से संपर्क किया। उसने मृतक की मां को फोन लगाया तो रिसीव नहीं हुआ। करीब 9 बजे किशन लाल अपार्टमेंट पहुंचा। गेट नहीं खुला तो मुहाना थाना पुलिस को साथ लेकर रात 10 बजे फ्लैट खुलवाया। पुष्पांजलि अंदर लहूलुहान हालत में मिली। पुलिस ने मृतक अभिजीत के फोन से करीब 150 नंबर लेकर, जी हां, इस बात पर आप नोट कीजिए, मरने वाले उसके बेटे और उसकी मां के 150 नंबर लेकर परिचितों को फोन किया, मगर शव लेने कोई नहीं आया। 150 रिश्तेदार, फिर भी सब बेकार, एक भी उनके शव लेने नहीं आया। हमारा देश, हमारा समाज किस कदर इस तरह से निष्ठुर हो गया है, इसकी एक वानगी देखिए, इसकी एक मिसाल देखिए। हो सकता हो कि माँ बेटे किस तरह का व्यवहार हो या किस तरह की आपस में उनके समाज में रिश्ते हो, लेकिन 150 रिश्तेदार में से कोई भी उनका शव लेकर अंतिम संस्कार करने को राजी नहीं हुआ। उसके बाद उसके पिता से फोन मिलाया गया। फिर पुलिस 14 घंटे की मशक्कत के बाद रात 8 बजे मानसरोवर स्थित अभिजीत के पिता अमिताभ भादुड़ी के घर पहुंची। घटना का पता चला तो वह रोने लगे। उन्होंने बताया कि 2007 में दोनों पति पत्नी अलग हो गए थे। आपका समाज किस ओर जा रहा है, किस तरह जा रहा है, इस पर आपको चर्चा करनी चाहिए, न कि मीडिया में उस डर को दिखाया जा रहा है जो आपको डर कभी होगा ही नहीं। आप नकली मावा खाते हैं, नकली घी खाते हैं, नकली पनीर खाते हैं, नकली खाद से उगी हुई सब्जियां खाते हैं, तो आप उस नकली डर से भी बचे। वरना देखिए, 150 परिचित भी उसका किसी का कोई माँ बेटे का शव लेने नहीं आ पाया। अब दूसरी बड़ी खबरें। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हाई कोर्ट में मंशा स्पष्ट कर दी है। सरकार ने अतिरिक्त शपथ पत्र दायर कर कहा कि वह इस भर्ती को रद्द नहीं कर रही। यह निर्णय सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति की 28 जून की रिपोर्ट में अनुशंसा, एसआईटी के चेयरमैन की 26 जून की संशोधित रिपोर्ट और 27 जून की सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट पर लिया है। सरकार का पक्ष सुनकर कोर्ट ने मामले की अंतिम बहस 7 जुलाई तय करते हुए प्रार्थी पक्ष को कहा है कि वह चाहे तो इस संबंध में लिखित बहस पेश कर सकते हैं। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया। इस पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सरकार का निर्णय विरोधाभासी है। उप समिति भर्ती निरस्त करने के पक्ष में थी, तब भ्रम फैलाया जा रहा है। लगता है कि उप समिति ही मुझसे नाराज है। पूरी भर्ती जातिगत पक्षपात की भेंट चढ़ चुकी है। सब फर्जीवाड़े के आरोपी एक ही जाति के हैं। अब सरकार उन्हें बचाने में लगी हुई है। गुर्जर आरक्षण को लेकर विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंगलवार को सचिवालय में 3 मंत्रियों की समिति व अफसरों के बीच पहली बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार एवं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच हुए समझौतों पर चर्चा की गई। बैठक में गुर्जर आरक्षण आंदोलन से संबंधित मुकदमों के निस्तारण, रोस्टर एवं विभिन्न भर्तियों में आरक्षण आंदोलन प्रभावितों को अनुकंपा नियुक्ति, देवनारायण योजना की प्रगति, 5% अति पिछड़ा आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने आदि पर चर्चा हुई। समिति द्वारा संबंधित विभागों को इस संबंध में 15 दिन में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आंदोलन समिति द्वारा नामित प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया गया है।
आईपीएस राजीव शर्मा के केंद्र से रिलीव होने की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद राजीव शर्मा बुधवार को डीजीपी पद पर ज्वाइनिंग करेंगे। पुलिस मुख्यालय में उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई है। आईपीएस राजीव शर्मा केंद्र में बीपीआरटी के प्रमुख पद पर थे। उनको रिलीव करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक दिन पहले ही पत्र लिखा गया था। नए कानून लागू होने के 1 साल पूरा होने पर मंगलवार को दिल्ली में गृह मंत्रालय का कार्यक्रम था, जिसमें राजीव शर्मा बीपीआरडी के प्रमुख के रूप में शामिल हुए। इसके बाद उनके रिलीव होने की प्रक्रिया पूरी हुई। अब उनकी नियुक्ति को लेकर विधिवत आदेश जारी होगा। जेडीए की गंगा यमुना सरस्वती विहार आवासीय योजना की लॉटरी निकलेगी। शहर के दूर इलाकों में आवासीय योजनाओं में आवेदकों में पिछले 3 आवासीय योजनाओं के मुकाबले रुझान कम है। इन आवासीय योजनाओं में 765 भूखंडों के लिए 82,439 आवेदन आए हैं, जो अटल, गोविंद विहार और पटेल नगर के मुकाबले 70% कम है। इनमें एक भूखंड पर 356 और अब केवल 107 आवेदकों में ही मुकाबला है। जेडीसी आनंदी ने बताया कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा जेडीए नागरिक सेवा केंद्र में लॉटरी निकालेंगे। दिल्ली मुंबई NE4 हाईवे को जोड़ने वाला जिले का पहला हाईटेक जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे NE4C का बुधवार यानी आज सुबह 8 बजे एक बार फिर से ट्रायल के लिए खोला जाएगा। पहले ट्रायल में मिली खामियों को दूर किया गया है। अब 10 दिन तक ट्रायल में फिर से खामियां देखी जाएगी, जिन्हें दुरुस्त किया जाएगा। इसके बाद टोल शुरू कर इसे स्थायी रूप से खोल दिया जाएगा। इसके शुरू होने पर जयपुर दौसा हाईवे का करीब 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा। वहीं जयपुर से दिल्ली, अलवर, राजगढ़, बांदीकुई आने जाने वाले करीब 40,000 चालकों को राहत मिलेगी। तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 एवं 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन 11 जुलाई तक कर सकते हैं। प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास कक्षा होनी चाहिए। आरपीएससी द्वारा एनटीए की यूजीसी नेट परीक्षा को देखते हुए प्राध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 के राजनीतिक विज्ञान सहित 3 विषयों की परीक्षाएं स्थगित की गई थी। अब यह परीक्षा 5 और 6 जुलाई को होगी। इन परीक्षाओं में 1,25,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनके लिए आयोग को 407 परीक्षा केंद्र नए बनाने पड़े हैं। टियर 2 शहरों में शामिल जयपुर में पिछले 7 साल के दौरान फ्लैट की औसत कीमतें 42% से ज्यादा बढ़ी है। इस लिहाज से जयपुर देश के 50 प्रमुख शहरों में शामिल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, भोपाल और रायपुर जैसे शहरों को पीछे छोड़कर 26वें नंबर पर पहुंच गया है। नेशनल हाउसिंग बैंक के हाउसिंग प्राइस इंडेक्स यानी रेजिडेक्स के विश्लेषण से ये जानकारी सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को अंतरिम राहत देते हुए 9 जुलाई तक सेंट्रल जेल में सरेंडर करने से राहत दी है। जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से अधिवक्ता निशांत बोडा ने अर्जी पेश की थी। हाईकोर्ट को बताया कि गुजरात हाईकोर्ट ने भी अंतरिम जमानत को 7 तक बढ़ा दिया है। बांसवाड़ा से एक और दुखद खबर। कलिंजरा बस स्टैंड पर मंगलवार सुबह 10:30 बजे एक शिक्षिका की पूर्व प्रेमी ने तलवार से वार कर हत्या कर दी है। कितना निष्ठुर इंसान कि किसी भी रूप में कुछ भी करने के लिए तैयार है। अर्थुना निवासी लीला ताबियार सज्जनगढ़ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल छाया महुड़ी में संस्कृत की 2nd ग्रेड टीचर थी। वह बस स्टैंड पर खड़ी थी, तभी आरोपी महिपाल भगोरा कार से आया और शिक्षिका पर 2 बार तलवार से वार किया। आरोपी कार लेकर भागने लगा तो बाइक सवार को टक्कर मार पेड़ से टकरा गया। वहीं ग्रामीण एम्बुलेंस को कॉल करते रहे। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि वाहन में डीजल नहीं है। इसके बाद एक ग्रामीण ने खुद के वाहन से शिक्षिका को अस्पताल पहुंचाया। वहीं सैंपल के लिए मौके से पत्थर की पट्टिका को काटकर ले जाना पड़ा। डीजल एम्बुलेंस यानी एम्बुलेंस को बुलाना पड़े तो आपको ये भी पता लगना पड़ेगा कि वहाँ डीजल है या नहीं है। लेकिन चर्चा किस पर चलती है कि सोनम कैसे गई, राजा कैसे हत्या हुई। राजा सोनम से ज्यादा यदि आप एम्बुलेंस की चर्चा करेंगे तो आपके खुद के देश के नागरिक, प्रदेश के नागरिक ज्यादा आसान से आप अस्पताल की व्यवस्थाओं को भोग सकेंगे। वरना राजा सोनम की कहानियों के लिए आप जितना टाइम खराब करते हैं या जितना समय आपका मीडिया खराब करता है, उससे आपका कुछ भी भविष्य में न तो आपका बच्चे की बेरोजगारी दूर होने वाली है, न आपके अस्पताल की व्यवस्थाओं को ठीक होने वाला है। लेकिन इससे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको भी इसमें
अपने बच्चों की बेरोजगारी से ज्यादा राजा और सोनम की कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट है। राजस्थान में थोड़ा सुस्त होने के बाद मानसून मंगलवार को फिर सक्रिय हो गया है। इससे प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के सर्कुलेशन सिस्टम से जमकर बारिश हुई। अलवर में कई स्थानों पर पानी भर गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। मानसून ट्रफ लाइन गंगानगर रोहतक से होकर गुजर रही है। इसके असर से धौलपुर जिले के बाड़ी में रिकॉर्ड 5.7 इंच तो अलवर में 5.1 इंच पानी बरसा। भरतपुर जिले में सर्वाधिक बरसात उज्जैन में 108 mm दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून सिस्टम के असर से कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग में मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा व आसपास के जिलों में 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश की चेतावनी है। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी बारिश का अनुमान है। राजस्थान में पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान 60.57 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस बार अब तक 171.30 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी अब तक 104.7 मिलीमीटर बारिश ज्यादा हुई है। अगले कुछ दिनों में ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ने का अनुमान है। शहरी मकान मालिकों को अब फायर सेफ्टी शुल्क देना होगा। ये पालिका से लेकर नगर निगम क्षेत्र में 10 से 20 हजार रुपए तय किया गया है। प्रति वर्ग फीट की दर से भी शुल्क की दरें तय की गई है। नगरीय क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भवनों में अग्निशमन व सुरक्षा व्यवस्थाओं जैसे स्मार्ट डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, MCB हूटर सहित कई व्यवस्था लगानी होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भूजल विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट, जियो फिजिक्स सहित 6 भर्ती परीक्षाओं के आयोजन 7 जुलाई से शुरू होंगे। 4 दिन तक चलने वाली इन परीक्षाओं में 9000 से अधिक अभ्यर्थी बैठेंगे। जवाहर कला केंद्र जयपुर में 2 से 4 जुलाई तक मल्हार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में वादन और नृत्य से जुड़ी प्रस्तुतियां दी जाएगी। पहले दिन यानी आज 2 जुलाई को अनिल जांगीड़ बांसुरी वादन और अमरुद्दीन खान सारंगी वादन करेंगे। इन प्रस्तुतियों में वर्षा ऋतु के सौंदर्य का बखान किया जाएगा। कार्यक्रम रंगायन सभागार में शाम 7 बजे से होगा। हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए यूजी और पीजी में विभिन्न कोर्सेज में अब ऑनलाइन आवेदन 7 जुलाई तक कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून थी, जिसे 7 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। जयपुर में ही कर्णी विहार इलाके में प्रेमी के धोखा देने से परेशान युवती द्वारा विषाक्त खाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मृतका के पिता ने आरोपी प्रेमी राम नायक के खिलाफ कर्णी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया है कि आरोपी ने उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने कई बार संबंध बनाने के बाद शादी से मना कर दिया। बेटी ने उससे मिलने की कई बार कोशिश की, लेकिन आरोपी ने साफ मना कर दिया। रेलवे द्वारा तत्काल टिकट में आधार को अनिवार्य करने के बाद तत्काल टिकटों में क्या कार्रवाई हुई या क्या असर पड़ा, उसकी एक खबर। आधार कार्ड अनिवार्य होने से पहले दिन तत्काल में ऑनलाइन टिकट बुकिंग कम हुई, जबकि काउंटर्स पर बुकिंग बढ़ गई है। रेलवे द्वारा मंगलवार से तत्काल टिकट बुक करने के लिए IRCTC ID से आधार को लिंक करने की अनिवार्यता के कारण पहले दिन ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग का ग्राफ गिर गया है, जबकि स्टेशनों पर काउंटर पर तत्काल टिकट बुकिंग बढ़ गई है। मंगलवार को जयपुर स्टेशन पर 17 तत्काल टिकट बुक हुए। इससे पहले औसतन 10 टिकट ही बन पाते थे। कितने टिकट हुए, कितने आधार अनिवार्य किए गए, इसके बजाय होना ये चाहिए कि कंफर्म टिकट कैसे मिले, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। इसकी कोशिश की जानी चाहिए कि रेलवे बढ़ाए, रेलवे अपने कोच बढ़ाए। कहीं पर भी कोई जाएगा तो उसको समय का कोई मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि मुद्दा ये रहेगा कि उसको कंफर्म टिकट कैसे मिले। इस तरह की भ्रष्टाचारी रोकने की कवायद के बजाय रेलवे अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने ट्रेनों की संख्या बढ़ाए, कोच बढ़ाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब ट्रेन ही एकमात्र सहारा है इतनी दूर जाने पर, तो कंफर्म टिकट की उसकी कवायद तेज की जानी चाहिए, ना कि इस तरह की रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए तत्काल टिकट चाहे एक काउंटर पर बने, चाहे खुद बनाए या किसी भी रूप में बनाए। जब आप कोच की संख्या ही इतनी बढ़ा देंगे तो भ्रष्टाचारी अपने आप ही रुक जाएगी। इसलिए इस तरह की कवायद करने के बजाय हमको तत्काल टिकट मिल पाया या नहीं मिल पाया, कंफर्म टिकट मिल पाया या नहीं मिल पाया, इसकी बात होनी चाहिए, ना कि हमने उस पर इतनी रोक लगाई। उस पर रोक लगाने से क्या फर्क पड़ेगा? आज नहीं तो कल उसका कोई न कोई तो रास्ता निकाल ही लेंगे।
रास्ता बंद जब होगा, जब हर व्यक्ति को कंफर्म टिकट मिल जाएगा, तो यदि आप उसको भ्रष्टाचार मानते हैं तो वह अपने आप बंद हो जाएगा। कल हमने देखा था कि आपके अपने जो मीडिया पर डर दिखाया जा रहा है, उसके बजाय एक ब्याज माफिया ने किस तरह से एक व्यक्ति को खुद पर आग लगाने के लिए मजबूर कर दिया। कल वो आग से झुलस गए थे, आज सूदखोरी की आग में जले व्यापारी की मौत हो गई है। बयान के आधार पर मामला दर्ज, जांच शुरू कर दी गई है। अब इस पर आप अवश्य नजर डालते रहिए, या इस खबर पर आप अवश्य नजर रखें कि उस सूदखोर का क्या होगा, क्योंकि आपको मीडिया दिखाएगा नहीं। मीडिया रोज राजा और सोनम की खबर लेकर आएगा, या युवती ने कैसे अपना नाम बदलकर किसी शिक्षक की हत्या कर दी या किसी टीचर की हत्या कर दी। मीडिया सिर्फ इस बात पर लगा रहेगा, जबकि होना ये चाहिए कि आपके बीच में किस तरह से परेशानियों का गुबार बढ़ता जा रहा है, आप किस तरह से मानसिक स्तर से आप परेशान हैं, उसकी कहीं कोई खबर नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट नगर थाने के सामने आत्मदाह करने वाले हैंडीक्राफ्ट व्यापारी ने मंगलवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने सूदखोर कैलाश माहेश्वरी निवासी कीर्तिनगर गोपालपुरा बाईपास को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक की जांच में सामने आया कि उन्होंने अपने पुराने परिचित कैलाश माहेश्वरी से करीब 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार से रनवे पर लिए जाने वाले नोटम का समय बदल गया है। अब नोटम सिर्फ 2 घंटे का होगा। दरअसल अभी तक नोटम दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक रहता था। इस अवधि में फ्लाइट संचालन पूरी तरह से बंद रहता था। साइबर अपराध में ठगों द्वारा बदलते तरीकों से सावधान रहने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें वर्तमान में लॉटरी के नाम से हो रही ठगी से बचने का तरीका बताया है। साइबर क्राइम के एसपी शांतनु कुमार ने बताया कि ठग लोगों को फंसाने के लिए आजकल कॉल कर नामी कंपनी की तरफ से बोलना बताते हैं और आपका लक्की ड्रॉ और लॉटरी में चयन होना बताकर बातों में फंसाते हैं। इसके बाद आपके पते पर भारतीय डाक पोस्ट के जरिए एक लॉटरी का पत्र और स्केच कूपन भेजते हैं। जब आपको ये कुरियर मिल जाता है तो ठग दोबारा कॉल करके कूपन को स्क्रैच करने की बात को कहते हैं। इसके बाद लॉटरी पत्र पर लिखे नंबरों पर कॉल करने के लिए बोलते हैं। राशि दिलाने के लिए अलग अलग तरह के चार्ज बताकर लाखों रुपए हड़प लेते हैं और आप किसी ठगी का शिकार होते हैं तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करें। 1930 पर रिपोर्ट कर सकते हैं और आप करें भी, सरकार के पास आपकी सूचना जाएगी। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह कोशिश करते हैं कि आप लोगों को इससे बचाए, लेकिन फिर भी आप तो सावधान रहिए। और पुलिस से भी निवेदन है कि यदि इस प्रकार का किसी भी, क्योंकि आप फ़ोन नंबर से मालूम कर सकते हैं कि कहाँ का फ़ोन नंबर है, किसका फ़ोन नंबर है, किसी खाते में जाएगा तो भी आप मालूम कर सकते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि वह भी इस तरह से अलर्ट रहकर इस काम को जल्दी से जल्दी अंजाम दे और उसकी खबर भी यहाँ हर सोशल मीडिया पर आनी चाहिए ताकि आम आदमी सजग रह सके। जयपुर के प्रतापनगर में शनिवार रात को ज्वेलर से हुई लूट मामले में स्वर्णकार समाज के लोगों ने थाने के बाहर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग करते हुए थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सुप्रीम नालसा के निर्देश पर हाईकोर्ट सहित प्रदेश की लोअर कोर्ट में मंगलवार से नालसा का 90 दिन का मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान शुरू हो गया। इस अभियान के तहत हाईकोर्ट व लोअर कोर्ट में पेंडिंग उन केसों को चिन्हित किया जाएगा जिनमें पक्षकारों के बीच मीडिएशन के जरिए केस का निस्तारण हो सकता है। लंबे समय से जाम सीवरेज लाइन की वजह से प्रतापनगर के वार्ड में 116 में स्थित सेक्टर 26 के ब्लॉक 265 के लोग परेशान हैं। यहां पर पिछले कई साल से सीवरेज लाइन जाम हो रही है। नागरिक विकास समिति की ओर से कई बार निगम अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। क्योंकि अधिकारी सुनवाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप लोग सजग नहीं है। आप लोग शिकायत करें तो अब न तो आपको फर्क पड़ता, नहीं सरकार प्रशासन को फर्क पड़ता है, क्योंकि आप सभी लोग किस में बिजी हो गए हैं। इस पर आप अवश्य विचार करके देखें। दिल्ली मुंबई हाईवे के बीच एक्सीडेंट या मेडिकल इमरजेंसी होने पर किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। ऐसे में सरकार ये विचार कर रही है कि आने वाले समय में यहाँ भी चिकित्सा की सुविधा दी जाए। अब स्टे की जगह वहीं यह सुविधा विकसित की जाएगी ताकि आमजन को इसका फायदा मिल सके। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को जेएमए
की ओर से डॉक्टर्स डे पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि डॉक्टर्स की सेफ्टी भी सरकार की प्राथमिकता है और डॉक्टर्स में निष्पक्षता और ईमानदारी होनी चाहिए। जेएमए अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश मोदी की मांग पर उन्होंने कहा कि जेएमए के लिए नई जगह दी जाएगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने कहा कि डॉक्टर्स अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। वहीं अनेक डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली बच्चे बीच में पढ़ाई न छोड़े और अवसरों से वंचित न रहे, इसके लिए कई संस्थाएं काम कर रही है। ऐसी ही एक समर्पण संस्था है जो पिछले 15 साल से जरूरतमंद बच्चों का सहारा बनी हुई है। तब 18 बच्चों की फीस भरी थी, अब तक 875 की फीस जमा करवा चुकी संस्था इस साल 146 बच्चों की स्कूल फीस भरेगी। इसमें पहली से 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी शामिल है। इसके लिए संस्था प्रदेश भर से आवेदन मांगती है, उसके बाद बच्चों का चयन करती है। समर्पण संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत राम माल्या ने बताया कि इस साल 11वीं शिक्षा दान महोत्सव है जो 6 जुलाई को प्रतापनगर सेक्टर 17 स्थित रावत पब्लिक स्कूल के निर्मला ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से होगा। राजस्थान में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एसआई भर्ती प्रकरण में उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार द्वारा पेश किए गए जवाब को लेकर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर भर्ती निरस्त करने के निर्णय से अवगत करवाया है। इसमें मात्र 55 लोगों के विरुद्ध शिकायत होने की जानकारी न्यायालय के समक्ष सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई है। भाजपा ने लगातार एसआई भर्ती को लेकर तथ्यहीन आरोप लगाते हुए कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक मुद्दा बनाकर सिर्फ सुर्खियां बटोरने का कार्य किया। राजस्थान के नौजवानों को झूठे तथ्यों के आधार पर बरगलाने का कार्य किया है। इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भाजपा नेताओं को प्रदेशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। एसआई भर्ती प्रकरण में बड़े बड़े दावे करने वाले किरोड़ीलाल मीणा क्या अपना इस्तीफा देंगे, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर नया हमला करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के दौरे के समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अकारण हिरासत में लेना आजकल पुलिस का नया चलन बन गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनूपगढ़ दौरे से पहले अनूपगढ़ जिला बहाल करने की मांग कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाजपा सरकार के दबाव में ऐसे अलोकतांत्रिक कृत्य करना उचित नहीं है। राजस्थान में 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा संस्थान खोलना आसान होगा। इसके पशुपालन डिप्लोमा संस्थान की स्थापना, संचालन की विभागीय प्रक्रिया, दिशा निर्देश, नीति 2022 में जरूरी बदलाव कर संशोधित पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। उप समिति की बैठक पशुपालन मंत्री जोराराम कुमाऊत की अध्यक्षता में हुई। उप समिति के सदस्य व खाद्य मंत्री सुमित गोधारा, पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कुछ मामलों में संशोधन का सुझाव भी रखा। राजस्थान के 20 लाख बुजुर्गों को रामाश्रय वार्डों से स्वास्थ्य का संबंध मिला है। यहाँ पर बुजुर्गों को निशुल्क और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। रामाश्रय वार्ड वरिष्ठ जनों की सेहत का आधुनिक केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर सभी जिला अस्पतालों में शुरू किए गए रामाश्रय वार्ड, जीरियाट्रिक वार्ड एवं जीरियाट्रिक क्लिनिक वृद्ध जनों के लिए स्वास्थ्य का अनुपम उपहार साबित हो रहे हैं। इस नवाचार से बुजुर्गों को स्वास्थ्य लाभ के साथ ही जीवन में आशा और विश्वास का नया संचार हुआ है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपका अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।